नमस्कार साथियों। व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं राम जी आपका स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आज एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। आज का टॉपिक है चुनावी प्रक्रिया में सुधार, जिसे आप जीएस पेपर 2 यानी कि शासन व्यवस्था एवं पॉलिटी से जोड़कर देख सकते हैं। साथियों, अभी हाल ही में आप इस न्यूज से अवगत रहे होंगे जो बिहार में एसआईआर करके यानी कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है एक तरीके से वोटरों का, वो कराए जाने की बात हो रही है। और इसके सापेक्ष हमारे जो राजनीतिक गलियारे हैं, ना जाने कौन कौन से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं पक्ष विपक्ष के माध्यम से। बहरहाल हम उन तमाम समस्याओं में विशेष रूप से जाने से बचेंगे, लेकिन उन समस्याओं को आधार बनाते हुए वर्तमान दौर में भारत में चुनावी प्रक्रिया के समक्ष कौन कौन से चुनौती हैं और कौन से सुधार करने की आवश्यकता है, उन तमाम पहलुओं पे विस्तार से बात करने की हम दरअसल आज प्रयास करेंगे। चुनावी प्रक्रिया में सुधार ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को जिस सवाल के माध्यम से देखेंगे, सवाल कुछ इस प्रकार से होगा। भारत में पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक सुधार एवं चुनौतियां, ये हमारा टॉपिक है और ये उससे जुड़ा एक सवाल। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि जिस लोकतंत्र में हम सभी हैं, इनफैक्ट जो टॉपिक है वो ये है, जो हेडलाइन, भारत में चुनाव के संचालन में जो प्रमुख प्रावधान या यूँ कह लें जो प्रमुख विनियमन है, मतलब किन के माध्यम से, किन कानूनों के माध्यम से हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया संचालित होती है, उसको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास में सबसे पहली बात कही जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के बारे में विस्तार से बताऊं, उससे पहले दरअसल ये समझना अत्यावश्यक है कि जिस लोकतंत्र के हम भागीदार हैं, जिसकी संख्या तकरीबन 150, कभी कई दफ़ा 140 करोड़ के आसपास कही जाती है, इतनी बड़ी जनसंख्या में जो वोटरों की संख्या है, जो वोटर लिस्ट है, वैलिड वोटर लिस्ट की हम बात कर ले, उसमें तकरीबन 97 करोड़ के आसपास लोग जो है वो वोट देने के काबिल है, आई मीन मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हैं। तो 97 करोड़ के आसपास रफली अगर माने तो 100 करोड़ के आसपास अगर इतनी बड़ी जनसंख्या आपके वोटर लिस्ट में है और इतने लोगों को पारदर्शिता के साथ, नियमावली के साथ, कानून से तर्कसंगत होकर के चुनावी प्रक्रिया का एक तरीके से एग्जीक्यूशन कराना, क्रियान्वयन कराना अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इन चुनौती के समाधान हेतु हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिस प्रावधान के तहत इन तमाम चुनौतियों को हम आज तक जो है वो अच्छे से टैकल करते आए हैं। तो सबसे पहली बात कही जा रही है, जब भी चुनाव की बात आती है, चुनाव प्रक्रिया की बात आती है, तो चुनाव आयोग का बात होना, चुनाव आयोग का जिक्र होना अवश्यंभावी हो जाता है। हमारे संविधान में 324 जो अनुच्छेद 324 है, 324 है, उसमें ये बात कही गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसमें कौन होंगे, उनका क्या संगठन होगा। हालांकि बाद में इसे अपडेट भी किया गया, लेकिन जो भी प्रावधान है वो एक तरीके से उसमें वर्णित है। उन्हीं प्रावधानों के तहत उनको एक अधिकार मिला हुआ है जिसमें भारत के जो भी चुनावी प्रक्रिया होते हैं, उस चुनावी प्रक्रिया के दरमियान जो वोटर लिस्ट होता है उसको बनाने का, या यूँ कह लें उसमें किस प्रकार की, कैसे आपको उसको पारदर्शी हेतु लाना है, आई मीन पारदर्शिता कैसे उसमें स्थापित करनी है, इसके लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के द्वारा, दरअसल भारत के चुनाव आयोग द्वारा ये चीज़ें करी जा सकती है। और इसी अधिकार के प्रयोग करने मतलब इसी अधिकार के प्रयोग करने के क्रम में ही दरअसल जो बिहार में ये बातें करी जा रही है एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसमें 2003 के बाद जो भी मतदाता सूची बने हैं, 2003 के बाद जो भी वर्तमान में मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनको गहन से जांच करने की दरअसल इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा ये बातें कही गई। उसमें होगा क्या कि आप बिहार के हैं, मतलब आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, तो उसकी जांच कराए जाने की बात हो रही, जिसमें आप कोई एक ऐसा प्रूफ दें जिससे ये साबित हो सके कि हाँ आप इस भारत के नागरिक हैं। कुछ ऐसा प्रूफ दें कि हाँ आप उसी कंस्टिट्यूंसी के हैं जहाँ आप वर्तमान में आप हैं, या फिर अगर बदलाव हुआ तो उस बदलाव के जो भी आधार हैं वो प्रस्तुत करें। कुल मिलाकर के वर्तमान दौर में इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा ये बातें स्पष्ट कराए जाने की बात हो रही कि जो मतदाता सूची है जिसमें लोग ये लिस्टेड हैं वो सही हैं। और इसी के यूँ कह लें तो मतलब जो विपक्ष लोग हैं, इसी के सापेक्ष सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि महाशय देखो बात ऐसा ऐसा है, अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहते हुए उन तमाम जो पीएलआई जो दाखिल करने वाले जो लोग थे उनको खारिज किया कि ये सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, ये ईसीआई का अधिकार है, ये चुनाव आयोग का अधिकार है और ये अधिकार के तहत ही वो अपना काम कर रहे हैं, जो कि मतलब वैध है।
इस प्रकार जो SIR की प्रक्रिया हो रही थी, आज भी हो रही है और आगे भी होगी, जब तक ये पूरे तरीके से संपन्न न हो जाए। तो चुनाव चुनाव के संचालन में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? चुनाव आयोग की, जो अनुच्छेद 324 में हमने विस्तार से देखा। इसमें एक और बात कही जा रही है साथियों कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का अधिकार ये है कि वो, आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन दो चुनाव को दरअसल ये करवाता है, एक सेंट्रल लेवल पे जिसे आप लोकसभा कहते हैं, दूसरा ये क्या नाम है, राज्यसभा, माफ कीजिएगा, राज्य में जो होती है क्या उसको कहते हैं, विधानसभा का, है ना। तो लोकसभा और विधानसभा ये दोनों, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ब्लिंक होने का कारण पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, शायद इसके कारण तो नहीं। लेकिन से चलिए, ये मुझे उम्मीद है आप इसे थोड़ा सा टैग ये करेंगे। बहरहाल, तो मैं कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फैक्टर है जो दरअसल हमारी चुनाव प्रक्रिया को ये करवाता है। उसमें ही ये बातें कहेगी कि संसदीय और जो राज्य विधानसभा चुनाव है ये वो करती है। अगली बात कही जा रही है मतदाता सूची तैयार करना। निसंदेह चुनावी प्रक्रिया के दरमियान में बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें मतदाता सूची का जो निर्माण है, जो एक तरीके से निर्धारण है, वो भी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस लोकतंत्र का, निसंदेह ये बात कभी आपने सुना होगा, जो चुनावी प्रक्रिया है, जो चुनाव है, एक लोकतंत्र का सबसे, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण पर्व है। और जब पर्व की बात हम लोग करते हैं तो खैर मैं उन अनावश्यक बातों में जाने से बचूंगा। मतदाता सूची तैयार करना, ये भी इलेक्शन कमीशन इंडिया के अंतर्गत ही ये बातें आती है। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मतदाता सूची तैयार करने के क्रम में किन किन उपायों का दरअसल प्रयोग करेगा, ये भी उनके मतलब मन के मुकाबले नहीं है। ये तमाम चीज़ें, मतदाता सूची कैसे तैयार होगी, और आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि जो क्या नाम है, निर्वाचन अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का, कौन से अधिकारी कहाँ कैसे कैसे आदि आदि होंगे, इन तमाम प्रक्रियाओं का संचालन एक कानून के अंतर्गत होता है। वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि RP एक्ट 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसके अंतर्गत ही ये तमाम प्रक्रियाएं संचालित करी जाती है। चुनाव के पहले मतदाता सूची तैयार करने का कार्य इलेक्शन कमीशन इंडिया के एक तरीके से उनके द्वारा होता है। लेकिन जो नियमावली प्रयुक्त किए जाते हैं, जो नियम कानून फॉलो किए जाते हैं, वो दरअसल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत चीजें होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। खैर, हाँ, अगली बात कही जा रही, परिसीमन। परिसीमन कहने कहाँ से हुआ? हालांकि लिमिटेशन विच मीन्स परिसीमन आयोग इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार कारक है, लेकिन परिसीमन आयोग जो है दरअसल वो भी इलेक्शन कमीशन इंडिया, उसका मुख्य ये रहता है ना, अध्यक्ष एक तरीके से। मैं ये कहना चाह रहा कि मैं जिस कंसिस्टेंसी से आता हूँ, जैसे आप ये देख ले, जो भी आप जिस भी गांव में होंगे वो एक कंसिस्टेंसी रहा होगा, ये लोकसभा का, फिर क्या नाम है आपका, विधानसभा का। तो वो विधानसभा जिस आप ये में है, कंस्टिट्यूंसी में है, वो कंस्टिट्यूंसी का जो लिमिटेशन है, वो एक तरीके से जो दायरा है, वो कैसे फिक्स हुआ होगा? तो ये फिक्स करने का भी श्रेय या यूँ कह ले कार्य एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही जाता है। हालांकि इसमें जो एक कमीशन बनाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिसीमन आयोग कहते हैं, तो परिसीमन आयोग के द्वारा ये निर्धारित की जाती है। आखिरी बार 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही थी शायद, यदि 2000 के आसपास, जिसमें ये बातें कही गई थी कि 2026 तक लिमिटेशन की जो चीज़ें हैं वो फिक्स कर दी गई है। ये होता कैसे है मैं बाद में बताऊंगा। दरअसल जनसंख्या के आधार पर होता है। ऐसा कहा जाता है प्रति 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक ये क्या नाम है, सीट की, मतलब एक सीट का आंकड़ा फिक्स किया जाता है। बहरहाल, जो कि परिसीमन आयोग द्वारा होता है। अगली बात कही जा रही है साथियों, MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको पता है कि जब हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके पहले डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। चाहे आप पर्व ही क्यों ना मनाने जाए, है ना, आप फेस्टिवल ही क्यों ना सेलिब्रेट करने जाए, फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के पहले बहुत सारे ऐसे जो नियमावली आते हैं कि आप इस तरीके से ना करें। जैसे दीपावली है तो उसमें आप, है ना, पटाखे को ऐसे जगह पे फोड़े जहाँ समस्याएं ना हो, कोई दूसरा आहत ना हो। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह रहा कि सामंजस्यता बनी रहे, इसके लिए तमाम बातें कही जाती है। उसी क्रम में जब हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव
का सेलिब्रेशन होने जाता है, तो उसके पहले जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, जो एक तरीके से सामाजिक समन्वयता है, वो बेहतर तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, जो हार्मोनी है वो एक तरीके से इस्टेब्लिश रह सके, इसलिए कहा जाता है कि एमसीसी का होना, विच मीन्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम लोग चुनाव या यूँ कह लें आदर्श चुनाव आदर्श संहिता, ये दरअसल इस बात को सुनिश्चित करती है कि जब हम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की प्रयास कर रहे हैं, तो ये पक्ष इतना निगेटिव ना हो, इतना एक तरीके से अलोकतांत्रिक ना हो, जिससे कि समस्याएं उत्पन्न हो। इसमें घुस देने की बात होती है, ये भी, हालांकि ये तमाम बातें जो है वो कहीं न कहीं बात करने में ही अच्छी लगती है। जब आप ग्रास रूट लेवल पर देखेंगे तो निस्संदेह भ्रष्टाचार इसमें बहुत बड़े पैमाने पे होता है। लेकिन फिर भी चुनावी अनुशासन और जो एक तरीके से डिसिप्लिन है, शिष्टाचार है, बनी रहे, इसलिए एमसीसी का भी एक, मतलब चुनावी आदर्श संहिता का भी एक प्रभाव रहता है। जब चुनावी आदर्श संहिता की बात करते हैं, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसका किसी भी प्रकार का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि 324 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके जो कार्य हैं, उसके जो अधिकार हैं, उन तमाम चीज़ों का उल्लेख वहाँ है, लेकिन एमसीसी का नहीं। तो दरअसल ये चीज़ें हुई कैसे? निस्संदेह कई दफ़ा आप देख पा रहे होंगे कि अपने घर में ही दो भाई बहन मिल करके, या फिर 2 4 5 जो लोग भी हैं मिल करके एक ये निर्धारित करते हैं कि हाँ 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, 10 बजे से पहले घर में आ जाना है। कौन से व्यक्ति कब क्या कौन सा काम करेगा, सब्जी लाने की काम किसकी होगी, लाने का काम किसका होगा, कुल मिलाकर के एक आपस में मिल करके एक मौखिक दरअसल ये करने का प्रयास करते हैं, एक कानून या यूँ कह ले एक संविधान है ना, मतलब अमूर्त संविधान बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका घर बेहतर तरीके से चल सके। उसी क्रम में डिसिप्लिन अनुशासन को मेंटेन करने के लिए सभी पार्टियों ने ऐसा मतलब सभी पार्टियों द्वारा ये स्वीकृत मत है कि हाँ अनुशासन होना चाहिए, एमसीसी जो है वो दरअसल होना चाहिए। तो इसी के मतलब आधार पे दरअसल ये चीज़ें स्वीकार करी गई, और ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे चुनाव को संचालन कराने में एक प्रमुख या यूँ कह सकते हैं एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये कुछ प्रयास थे साथियों, जिसमें संचालन के कौन-कौन से प्रमुख प्रावधान हैं, हमने देखने का प्रयास किया। आइए अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि चुनावी प्रक्रिया के संबंध जो प्रमुख मुद्दे, चुनौतियाँ, समस्या क्या है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में सबसे पहली बात कही जाती है, और यही सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य पॉइंट है आज का, कि क्या समस्याएं हैं। इन समस्याओं में सबसे पहली बात वीवीपैट, यानी कि जो जब हम लोग वोटिंग मशीन में ईवीएम में कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, बहरहाल तो ईवीएम में जब हम सभी वोट डालते हैं तो उसका एक मिलान होता है, कि जैसे जिसे हम वीवीपैट कहते हैं, यानी कि फुल फॉर्म भी क्या में लिखा था, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, बीच मीन्स ये कि आपने वोट किसे दिया, वो एक तरीके से कागज में वो चीज़ें छप छप कर निकलती है। बात ऐसा कहा जा रहा है साथियों कि जब हम ईवीएम पे वोट डालते हैं, मतलब ये समस्या की बात मैं कर रहा कि जब भी, और ये समस्याएं है या नहीं, ये एक अलग मुद्दा का मतलब एक विषय हो सकता है। जो विपक्ष है वो हमेशा इस पे दरअसल तंज कसते आती है। बहरहाल तो वीवीपैट मिलान करना एक चुनौती इसलिए है, बात ऐसा कहा जा रहा है कि जब हम ईवीएम के द्वारा मशीन मतलब ये वोटिंग करते हैं तो मैनुअली भी मिलाया जाना चाहिए, ना सिर्फ उस वीवीपैट के माध्यम से काउंटिंग हो, बल्कि मैनुअली भी काउंटिंग हो। नहीं तो कई दफ़ा ऐसा आरोप भी लगाया गया कि मैं वोट किसी को भी डालूं, जाता कमल को ही है, तो कमल को ही मतलब अवैध वोट, यानी जिसे हम लोग कहते हैं वो ना हो, इसलिए दोनों तरीके से मिलाया जाना अत्यावश्यक है। हालांकि इसे हम सुधार में भी बात करेंगे, फिलहाल ये समझना है वीवीपैट हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुद्दा या यूँ कह लें चुनौती है। अगली बात कही जा रही साथियों, मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप। ये हर चुनाव के पहले, जैसे अभी 6 महीने पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, उसमें भी इस बात के आरोप प्रत्यारोप हुए कि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार के ऊपर कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन द सेंस, जो उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ इलाका है जिसे एनसीआर कहते हैं, या फिर अब बिहार से आए जो मजदूर हैं, उन तमाम लोगों को दरअसल गलत तरीके से यहाँ के मतदाता सूची में नामांकित करा रहे, और उनके माध्यम से भी जो वोट का एक तरीके से ये है मैनिपुलेशन है वो कराए जाने की बात हो रही है। तो इस प्रकार से हमारे चुनाव के मतलब के समय में मतदाता सूची में हेराफेरी का जो आरोप है वो एक बहुत बड़ा चुनौती है। अभी जैसे बिहार की बात कर लें, बिहार में भी ये बात कही जाती है कि रोहिंग्या को लेकर के आप देख लें, या फिर बहुत सारे ऐसे बहुत ये फैक्ट है, और
निसंदेह इस पे बात या विचार किए जाने की आवश्यकता है कि जो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हुए जिसमें जितना पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा वहाँ रजिस्टर्ड मतदाता हैं। तो ये बात भी एक तरीके से क्वेश्चन मार्क के अंतर्गत आता है कि ऐसे कैसे संभव है, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें गलत हो रही है, तभी ये है ना। मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, तो मतदाता सूची में मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में 10 लोग हैं और आपके घर से ही तकरीबन 12, 15, 14, 20, 25 के आसपास अगर लोग हैं, तो निसंदेह जो 15 है वो कहीं न कहीं गलत तरीके से ये करे जा रहे हैं। तो ये समस्याएँ हमारे हर चुनाव के पहले होता है, चाहे बिहार की बात अभी देख लें या फिर 6 महीने पहले दरअसल क्या नाम है, दिल्ली की बात हो गई। फिर आप अगले साल देख ले तो बंगाल आने वाला है, तो वहाँ भी इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। समस्या में एक समस्या ये भी है। सॉरी। अगली बात कही जा रही साथियों इसमें प्रचारकों द्वारा जो चुनाव आचार संहिता है, जिसे हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, उसमें उल्लंघन। हालांकि इस पे बहुत व्यापक तरीके से बात करी जा सकती है कि जो प्रचारक हैं, अगर हम कहते हैं स्टार प्रचारक तथाकथित, उनके द्वारा भी घृणा जो घृणा मतलब उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ऐसी बात जो एक तरीके से घृणा को ये करता हो, जन्म देता हो। दूसरी बात, संप्रदाय संबंधी जो शब्दावली है, जो इस प्रकार के प्रयास है, जैसे हिंदू मुस्लिम की बात होती है, जब भी लोकसभा या फिर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की चुनावी प्रणाली आती है, तो एक तरफ अगर बीजेपी है तो दूसरी तरफ इस प्रकार के पक्ष जरूर बताए जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये एचएम यानी कि हिंदू मुस्लिम की बात होगी। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं अपने व्यवहार में इन चीज़ों को लाना, आपका जो एमसीसी, आपका जो चुनाव आचार संहिता का जो अनुशासन है, एक तरीके से भंग होता है। इसलिए कहा जा रहा है इसमें कि जो बड़े प्रचारक हैं, एक तरीके से उनके द्वारा भी कहीं न कहीं जो ये भाषण है, घृणास्पद भाषण हो गई, सांप्रदायिकता आधारित जो भाषण हो गई, ये एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर आती है। और इससे कहीं न कहीं जो पारदर्शिता है, जो विश्वास है लोकतंत्र के प्रति, वो लोगों का घटता है। तो मैंने कई दफ़ा आपको कहा कि जो फैब्रिकेशन है इस लोकतंत्र का, है ना, जिसके माध्यम से चीज़ें बनी है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ ये है विश्वास। अगर तमाम चीज़ों में एक चीज़ को अगर आप मुझे चुनना कहेंगे तो लोकतंत्र विश्वास के माध्यम से आगे बढ़ती है। विश्वास इस बात का कि संविधान हमारे लिए है, विश्वास इस बात का कि संविधान के अंतर्गत ही तमाम क्रियाओं का संचालन हो रहा, विश्वास इस बात का कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, अगर गलत होता है तो संविधान में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप मुझे न्याय मिलेगा। तो इस प्रकार के विश्वास ही हमारे जो लोकतंत्र का फैब्रिकेशन है, जो एक बनावट है एक तरीके से, उसको गठजोड़ या यूँ कह सकते हैं उसको संगठित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। और जब आप विश्वास को ही अंडर एस्टिमेट या यूँ कह लें क्वेश्चन मार्क के अंतर्गत लाएंगे तो समस्याएं बहुत तेज गति से आपके अगेंस्ट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार हमारे सामने एग्जाम्पल है ही। हालांकि बहरहाल ये अलग मुद्दा हो जाएगा फिर। तो प्रचारकों द्वारा इन द सेंस जो एमसीसी है उसमें दुरुपयोग की बात करी जाती है। अगली बात कही जा रही साथियों, राजनीतिक दलों में जो अनियमित व्यय है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक उम्मीदवार कितना खर्च करेगा ये बात तो है, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, लोकसभा और फिर ये विधानसभा के लिए उल्लिखित है। लेकिन एक टीम के नाते या यूँ कह लें एक पार्टी के नाते कितनी खर्च करी जाएगी, इस प्रकार के उल्लेख हमारे न संविधान में, न जन प्रतिनिधित्व या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में इसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है। और ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और विशेष तौर पे जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मतदाताओं को लोक लुभावन जैसी स्थिति से अवगत कराने की बात करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि पैसे दे करके, ब्लैक मनी का प्रयोग करके, है ना, जो एक फिर से ये हो रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था हाँ भाई कि पैसे के माध्यम से दरअसल मैनिपुलेशन आसान हो जाता है और ये कहीं ना कहीं समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। इससे होता क्या है ना कि निसंदेह मैं अगर व्यक्ति हूँ, प्रतिनिधि के तौर पे हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं जितना खर्च करा निसंदेह मैं उस खर्च से ज़्यादा ये करने का प्रयास करूंगा, है ना, उगाही करने का प्रयास करूंगा। और यही मानसिकता, यही प्रयास कहीं ना कहीं आपके देश के अंतर्गत जो ये है एक तरीके से पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता को कम करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। तो ये एक समस्याएं रही है। अगली बात कही जा रही राजनीतिक क्रिमिनलाइजेशन करने, क्या अपराधीकरण, है ना। बात ये कही जा रही कि हमारे देश में जो प्रतिनिधि हैं, जो क्रिमिनल है ना, तो जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनको या उनके द्वारा या उनके बारे में जो भी पहलू है, उन पहलू को सार्वजनिक मतलब ये जो चीज़ें हैं उसमें रखनी चाहिए। मतलब ये, जैसे मैं एक डेटा आपको बताता हूँ कि हमारे देश में जो लोकसभा है सांसद, एक तरीके से
46% ऐसे सांसद हैं जिन पे किसी न किसी प्रकार का आरोप लगा हुआ है, चाहे वो रेप का आरोप हो, चाहे वो क्या उसको कहते हैं मर्डर का आरोप हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं एक तरीके से उनके ऊपर 46% ऐसे सांसद हैं उनके ऊपर ये आरोप है। निसंदेह जो कानून बनाएंगे और कानून अगर उन्हीं के अगेंस्ट बनाया जाना है तो संभावनाएं दरअसल कुछ दाल में काला जैसी लगती है। बहरहाल तो ये कुछ समस्याएं थी। अगली बात कही जा रही साथियों, आइए अब हम समझते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दरअसल कौन कौन से शुरुआती में सुधार, चुनावी सुधार की आवश्यकता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहली बात कही जा रही वैज्ञानिक, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो वीवीपैट है उसके मिलान की बात करी जा रही थी। उस मिलान में बात ये कही गई कि वेरिफिकेशन के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, पारदर्शिता को स्टैब्लिश करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो मैनुअल मिलान है ना, उसको भी उसमें अनिवार्य हो तो जो आपका संशय है, जो भ्रम है, वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। अगली बात इसमें ये कही जा रही साथियों, जो डुप्लीकेट मतदाता हैं, एक तरीके से कहते हैं ना डीम बोगस मतदाता है ना, तो जो बोगस मतदाता, बोगस ये हैं वोटर हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, वो उस लिस्ट में नामित हो ही ना, इसके लिए भी सरकार को, या यूँ कह ले जो हमारा तंत्र है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको इस प्रकार के कार्य किए जाए जिससे कि उनका नाम हो ही ना। इसके लिए हो ये सकता है कि जब भी मतदाता सूची के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो क्रॉस वेरिफिकेशन उसे राष्ट्रीय लेवल पर ही करा जाए ताकि समस्याएं आगे ना बढ़ सके। तो ये चीज़ें कही जा रही। अगली बात, संभवतः हमने अभी पीछे देखा कि जो स्टार प्रचारक हैं उनके माध्यम से जो भ्रष्टाचार बढ़ाए जाते हैं, जो पैसे की बंटवारा की जाती है, जो एक तरीके से जो मानदंड है हमारे चुनावी प्रक्रिया का कि आप एमसीसी के अंतर्गत रहेंगे, इस प्रकार के सांप्रदायिकता का जो एक बीज है वो मतलब नहीं बोएंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं विगत वर्षों में आप देखें तो ये कहीं न कहीं संवैधानिक पर्सपेक्टिव से बात करने तक ही सीमित है। ग्रास रूट लेवल पर चीज़ें बहुत इतर है, बहुत मतलब कि भिन्न है। तो अगर हम इस भिन्नता को जितना कम कर सके, अपने पारदर्शिता के साथ, अपने संयमन या यूँ कह लें अपने अनुशासन के साथ, या अनुशासन के इर्द गिर्द जितना हमारी इस प्रकार की प्रक्रियाएं रहेगी, हम उतने ही बेहतर तरीके से अपने देश की जो चुनाव प्रक्रिया उसको संपन्न करा पाएंगे। अगली बात कही जा रही साथियों, व्यय सीमा हेतु जनप्रतिनिधि एवं जो पार्टी है उसका निर्धारण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पार्टियों का अभी कोई निर्धारण नहीं है कि पार्टी कितना करेगी, और बात तो ऐसी कही जाती है कि जो बीजेपी पार्टी है पिछली बार लोकसभा में तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा, 5.5 से 6,000 करोड़ के आसपास खर्च की। आप सोचिए, एक पार्टी एक चुनाव के लिए 6,500 करोड़ खर्च करती है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, इससे जो पारदर्शिता है चुनाव का, जो वास्तविकता है आपके चुनाव का, वो व्यवस्थित तरीके से नहीं रहेगी। ऐसे तो फिर ये हो जाएगा ना कि पैसे हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कुछ भी कर सकते हो तो लोकतंत्र कुछ भी करने के लिए नहीं है, ये दरअसल जनमानस के कल्याण हेतु काम किए जाए, इसके लिए है। तो अगर आप इस स्थिति को सेंटर में रखना चाहते हैं कि हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से हो, जो बोगस वोटर आदि चीज़ें होती है उनका बहुत ज़्यादा इंटरवीन इसमें ना हो, इसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि खर्च को सीमित करें, या फिर जो खर्च के विवरण हैं उनको एक तरीके से आप ये करें। जैसे आप चुनावी बॉन्ड के बारे में सुना होगा, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उसके पहले सरकार के द्वारा ये गलत काम था। ऐसा क्यों हुआ मुझे पता नहीं। बात ये कही गई थी कि आप अगर किसी भी फंड, मतलब किसी भी ये क्या नाम है, पार्टी को अगर आप फंड देते हो तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन है, कहाँ से पैसा लाए, आदि आदि। तो ये कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है उसको सधाने की या उसको वाइट करने के प्रयास रहा होगा। बहरहाल तो व्यय सीमा आदि को निर्धारित करना अगर हम करेंगे तो हमारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी। अगली बात कही जा रही, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधि एक तरीके से उनका ये होना चाहिए, मतलब मान लीजिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार का केस चल रहा है ना, तो उस केस का त्वरित निपटान हो, जिसे हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि आरोप हर दफ़ा दरअसल सही नहीं होते, कई दफ़ा आरोप गलत भी होता है। आरोप मतलब यही क्या कि जो उसके ऊपर आरोप मान लीजिए मर्डर का आरोप लगा, हो सकता है मर्डर का आरोप, हो सकता है वो दरअसल मर्डर न करवाया हो। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो सुनवाई है वो बेहतर तरीके से हो जाए, ताकि जो उनके प्रति एक अवधारणा है वोटर का वो सुनिश्चित हो सके, गलत तो गलत, सही तो सही। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही कि इसमें नौकरशाहियों की जो एक प्रवृत्ति है
नौकरशाहियों के साथ जो एक गठजोड़ है वो भी बहुत बहुत खतरनाक पहलू पे विगत वर्षों में देखने को मिला है। कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि एक सिस्टम में है पहले से नौकरशाही, और दूसरा प्रतिनिधि जो है वो इस सिस्टम में आना चाह रहे हैं। तो एक व्यक्ति पहले से है, उनका लाभ लेकर के जो आने वाले प्रतिनिधि हैं वो बहुत ज़्यादा ये करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं सिस्टम को। इससे बचने के लिए बात ये कही जा रही है कि आप कहीं न कहीं उन तमाम लोगों का पहचान करें जिनकी प्रवृत्ति एक तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति की रही है। दूसरी बात, जो सरकार में ऑलरेडी हैं, जिन्हें हम दरअसल नौकरशाही कह रहे हैं, उनका गठजोड़ कम हो या उनका गठजोड़ न के बराबर हो। अगर हो लोकतंत्र को मजबूत करने के सेंस में कोई बात नहीं, आ पाए, लेकिन यूज के पर्सपेक्टिव में नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगली बात कही जा रही है एकाधिक सीटों के लिए। दरअसल ये बात मैं कहता हूँ, आज देखा होगा आपने समझता जो भी ये हैं, जैसे राहुल गांधी अमेठी से, मतलब वो दो वायनाड से चुनाव लड़े थे और एक अमेठी से शायद, या फिर कहाँ से, दो जगह से चुनाव लड़े। तो बात ये कही जा रही कि इससे ना आपके जो ये है साधन संसाधन है उसकी बर्बादी होती है। एक व्यक्ति एक ही चुनाव, मतलब एक ही विधानसभा या एक ही लोकसभा के साथ लड़ सके, इसके लिए सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। इससे क्या होगा कि जो फर्जी या यूँ कह लें जो पैसा है एक तरीके से वो बचेगा, जो अनावश्यक उपचुनाव की स्थिति बनती है वो नहीं बन पाएगी या वो नहीं होगी। तो ये आपके साधन संसाधन बचाने के लिए बात कही जा रही है। अगली बात कही जा रही साथियों एक तरीके से कि जो डिजिटल सूचना है उसका दुरुपयोग। आज आपने देख पाया होगा कि हमारी सरकार जो है वो दरअसल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से न जाने कितने ही प्रकार के जो भ्रामक सूचना है, झूठ प्रचार है ना, आदि का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें डीप फेक जैसे आदि भी होती है। आपने देखा होगा, मुझे याद आ रहा कि जो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव था उसमें मोदी जी का वो करके डिफे बना करके सांभा कितने लोग थे, 4 लोग थे, सभी लोग वगैरह वगैरह करके। तो कुल मिलाकर के ये बात कही जा रही कि वर्तमान दौर में जो तकनीक का प्रयोग दुरुपयोग एक तरीके से जो हो रहा उसको रोका जाए, भ्रामक प्रचार ना किया जाए, झूठा प्रचार ना किया जाए। इससे होता क्या है ना कि पारदर्शिता कहीं न कहीं छिन्न होती है, और पारदर्शिता का धूमिल होना, पारदर्शिता का कम होना कहीं न कहीं आपके जो सुंदरता है लोकतंत्र का वो कमेगा, तो वो धूमिल होगा, और ऐसा किसी भी सेंस में स्वीकार नहीं है एक बेहतर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। तो ये बातें कही जा रही कि तमाम चीज़ें दरअसल जो नियमावली है वो सख्ती से लागू हो, जिससे कि ये संभावनाएं दुरुपयोग का कम हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना है साथियों। अगर इससे जुड़ा कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं निर्धारित समयावधि के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? अच्छा, अरे अरे, अच्छा मैं तो अभी देख रहा हूँ। बहरहाल